Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastava, and this is sixth video of economic previous year question 2019. So we have the first question number 19. इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है ब्रीफली द फ्लोइंग फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शन सेंट्रल बैंक का. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो सबसे एपेक्स बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है, उसमें हम लोग सेंट्रल बैंक बोलते हैं. और सेंट्रल बैंक के अंदर सभी बैंक आते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सभी किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल बैंक के आते हैं. और सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही है, वन. ओके, अब यहाँ पे डिस्कस किया है कि किसका फंक्शन क्या है. चलिए इसका फंक्शन को समझते हैं. जैसे पहला फंक्शन लिखा बैंकर बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है बैंकर बैंक के बारे में. और ये हमारा 4 मार्क्स का भी है. देखिए, सेंट्रल बैंक कीप द कैश बैलेंसेस ऑफ कमर्शियल बैंक एंड इशू द लोन टू देम ऑन द रिक्वायरमेंट. सबसे पहला बात, जो भी कमर्शियल बैंक होगा और जो भी सेंट्रल बैंक तो एक ही है और कमर्शियल बैंक तो बहुत सारा है. कमर्शियल बैंक के पास चाहे जितना भी डिपॉजिट हो, मतलब जितना भी उसके पास पैसा आए डिपॉजिट के नाम पे, सेविंग अकाउंट के नाम पे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के नाम पे, करेंट अकाउंट के नाम पे या रेकरिंग अकाउंट के नाम पे, जितना भी डिपॉजिट होता है उसका कुछ पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है. ये लीगली कंपल्सरी है. जैसे कि 10% रख दिया तो ये 10 करोड़ हो जाएगा. बिल्कुल. तो ये 10 करोड़ जो है कैश रिजर्व के रूप में सेंट्रल बैंक के पास रहता है, जिसको आप CRR भी कह सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो. ठीक है. तो हर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के पास क्या रखना पड़ता है? कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है. तो इससे देखा जाता है कि मतलब कि आम पब्लिक पैसा कहाँ डिपॉजिट करता है? तो कमर्शियल बैंक में करता है. पर कमर्शियल बैंक कहाँ जमा करता है? तो सेंट्रल बैंक में करता है. तो आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाता है. ठीक है. तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंटली रोल जो है सेंट्रल बैंक निभाता है. सभी कमर्शियल बैंक का जो पैसा है सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है और साथ ही साथ लोन भी प्रोवाइड करता है. किसको करता है? तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को करता है. इन द सेम मैनर एज अ कमर्शियल बैंक डू फॉर इट्स कस्टमर. जिस प्रकार से कस्टमर के लिए कमर्शियल बैंक करता है, जैसे कि कमर्शियल बैंक कस्टमर कमर्शियल बैंक के पैसा जमा करता है, उसी प्रकार से कमर्शियल बैंक RBI के पास पैसा जमा करता है. जिसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए ये पब्लिक है, ये कमर्शियल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है. करेक्ट. तो पैसा कहाँ जमा करेगा पब्लिक? आम पब्लिक जैसे हम लोग कमर्शियल बैंक में. और कमर्शियल बैंक कहाँ जमा करेगा? तो वो बिल्कुल सेंट्रल बैंक में करेगा. और सेंट्रल बैंक किसको लोन देगा? कमर्शियल बैंक को. और कमर्शियल बैंक किसको लोन देगा? तो पब्लिक को. तो इस तरह से आप इस बात को याद रख सकते हैं एक एक लाइन को समझ के. A central bank has always the same relation with the other commercial bank of the country. सेंट्रल बैंक का वही रिलेशन होता है सभी बैंकों के साथ, जितने भी कमर्शियल बैंक है सबके साथ सेम रिलेशन रखता है. ये नहीं कि SBI के साथ कुछ अच्छा है या PNB के साथ कुछ कम है, ऐसा नहीं. सेंट्रल बैंक का हर बैंक के साथ जो है रिश्ता जो होता है, जो रिलेशन होता है या जो फंक्शन होता है, चाहे SBI हो, PNB हो या कैनरा बैंक हो, किसी भी बैंक के साथ सभी के साथ जो रिलेशन है और या डिपॉजिट करने का जो तरीका है, जैसे ये जितना डिपॉजिट यहाँ करेगा ये भी उतना ही करेगा, ये भी उतना ही करेगा. करेक्ट. तो इस प्रकार से सेम रिलेशन है. कमर्शियल बैंक हैव विद द कॉमन पब्लिक, और जैसे कि दैट द कमर्शियल बैंक हैव द कॉमन पब्लिक, जैसे कमर्शियल बैंक का आम पब्लिक के साथ जो रिलेशन होता है उसी तरह से हर कमर्शियल बैंक का रिलेशन RBI के साथ उसी प्रकार से रहता है. यही बताना चाहता है. मतलब शॉर्ट में कहें तो जिस प्रकार से हम लोग का रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है, जैसे कि आपका कोई भी बैंक है, जैसे आपका अगर अकाउंट SBI के साथ है तो आपका जो रिलेशन है SBI के साथ वही रिलेशन रहने वाला है बिल्कुल RBI का और कमर्शियल बैंक का भी. दैट इज वाई द सेंट्रल बैंक इज आल्सो कॉल्ड द बैंकर्स बैंक. इसलिए सेंट्रल बैंक को बैंकर बैंक बोला जाता है, मतलब बैंकों का भी बैंक. बिल्कुल. क्योंकि पब्लिक का जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक है और कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? तो वो सेंट्रल बैंक है. उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग देखते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट के बारे में. आखिर ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है. चलिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए, इसके बारे में मैं जैसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. पहले थोड़ा सा, कोई भी कमर्शियल बैंक है और कोई भी सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, तो यहाँ पे होता है क्या ना कि कमर्शियल बैंक के पास कभी कल जो जितने भी डिपॉजिट होते हैं, ठीक ना,
उसका कुछ रिजर्व तो वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है और कुछ लोन के रूप में पब्लिक को दे देता है। तो किसी दिन क्या होता है ना, इसके पास कमर्शियल बैंक के पास पैसा का शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक अपने मेन ब्रांच से जो भी जैसे एसबीआई है तो अपने मेन ब्रांच से कंसल्ट करने की कोशिश करता है, रिक्वायरमेंट का कोशिश करता है, बोलता है कि मुझे पैसा का जरूरत है, पर फिर भी कोई भी बैंक का कोई हेल्प ना कर पाए तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, लास्ट में बिल्कुल सेंट्रल बैंक के पास जाता है कमर्शियल बैंक और लोन मांगता है। तो जब पूरी तरह से हार कर कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा शॉर्टेज हो जाता है तो वो बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ एक जगह जाता है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। इसीलिए इसे लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स कहते हैं। लेंडर मतलब देने वाला, लास्ट मतलब लास्ट जगह, इस तरह से कह सकते हैं, लास्ट उम्मीद। It means that if the commercial bank failed to get financial accommodation from the anywhere, यहाँ पे साफ कह दिया कि मान लें किसी कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिल रहा है, इट अप्रोचेज द सेंट्रल बैंक, वो अप्रोच करेगा सेंट्रल बैंक को एज ए लास्ट रिसोर्स, मतलब लास्ट उम्मीद की तरह या लास्ट जगह के जैसा। सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू सच बैंक अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी। बिल्कुल सेंट्रल बैंक तो देगा ही देगा कमर्शियल बैंक को पैसा, पर अप्रूव सिक्योरिटी के बदले में, सिक्योरिटी मतलब कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, या जैसे कि कमर्शियल बैंक अपना शेयर्स को गिरवी रख सकता है, कुछ एसेट्स को गिरवी रख सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख सकता है, उसके बाद सेंट्रल बैंक उसको पैसा दे देगा। बाय ऑफरिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया जा रहा है सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी में, सेंट्रल बैंक इंश्योर डेड, बट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन बिल्कुल देता है, बट कुछ बातों को वो इंश्योर करता है, जैसे कि द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफ़र फ्रॉम एनी सेटबैक। यहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो कहीं भी किसी तरह का कष्ट में नहीं आ जाए। मतलब सेंट्रल बैंक बिल्कुल पैसा देगा कमर्शियल बैंक को, पर ये भी ध्यान रखेगा कि ऐसा नहीं कि पैसा देने के बाद कुछ गड़बड़ हो गया बैंक में या इकोनॉमी गड़बड़ आ गया, तो इस तरह से वो ध्यान देता है इस बात पे। मनी मार्केट रिमेन स्टेबल, यहाँ पे ये भी ध्यान दिया जाता है कि मनी मार्केट जो है, जो पैसा जो सर्कुलेट करता है अर्थव्यवस्था में, इसको मनी मार्केट बोलते हैं, वो भी अच्छे से सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा का बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया हो। तो सेंट्रल बैंक उतना ही लोन देता है जितना की जरूरत होता है कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक उसको पब्लिक को दे पाए। तो यहाँ पे बिल्कुल एक ही बात पे ध्यान देता है कमर्शियल बैंक कि ज़्यादा फ्लो ना हो जाए पैसों का। इस प्रकार से लोन तो देता है बट ध्यान में रखता है कि हम ज़्यादा पैसा ना दे दें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। चलिए, एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, यहाँ पे आपको ए, बी और सी दिया गया है, जिसमें पहला पेज 4 मार्क्स दिया है, फिर 1 मार्क्स दिया है, फिर 1 मार्क्स दिया है। सबको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको पता रहना चाहिए 2019 में किस प्रकार का आया था, 2020 में किस प्रकार का आता है। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो है, और सभी अगर इस पे ध्यान देते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जो बुक में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको सैम्पल पेपर में देखने मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को ये बड़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो है वीडियो को या सैम्पल पेपर को भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले कहा गया है एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, फिर लिखा गया है डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। होम करेंसी का मतलब क्या होता है, पहले ये डिस्कस करते हैं कि होम करेंसी है क्या, उसका फिर हम लोग एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, होम करेंसी का मतलब जानते क्या होता है, देश का करेंसी। जब हम लोग का कंट्री का जो करेंसी होता है, ठीक है, कंट्री करेंसी, उसको ही हम लोग होम करेंसी कहते हैं, आपके देश का। जैसे इंडियन रुपीज़ क्या है, हमारे भारत का है, तो वो बिल्कुल होम करेंसी कहलाएगा। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर आंसर पे हम लोग आएंगे। अब दूसरा लिखा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब घटना, किसी भी चीज़ का वैल्यू घटना, एसेट्स का घटना, ठीक है। और एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, किसी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाना। करेंसी क्या है, एसेट्स है, और उसका वैल्यू घटेगा। तो अब हमें ये समझना है कि हमारा जो वैल्यू है वो किस प्रकार से घट रहा है, किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये समझना है। होम करेंसी तो हम लोग समझ गए, चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडियन रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ को ले लिए, ठीक है, इंडियन रुपी ले लिए, और एक हम लोग ले लेते हैं फॉरेन करेंसी को। फॉरेन करेंसी मतलब यूएसए को रख लीजिए। फॉरेन करेंसी में हम लोग यूएस डॉलर को ले लेते हैं, यूएस डॉलर को, और यहाँ पे इंडियन रुपीज़ को ले लिए हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन सेक्टर के लिए और देखिए, जैसे कि अमेरिका के बारे में बात करें, जैसे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडियन में क्या चलता है, रुपीस चलता है, ठीक है। तो और अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो यहाँ पे हमें यही बताना है, आप अगर रुपीस और डॉलर के जो सिचुएशन को अगर वो समझ जाते हैं तो आपको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए अगर $1 खरीदने के लिए आप भारतीय जो करेंसी है, $1 खरीदने के लिए $1 पहले आप भारतीय करेंसी का 80 रुपीज़ देते थे। मतलब $1 खरीदने के लिए 80 रुपीज़ पेड करता था भारत। अगर भारत को डॉलर चाहिए तो वो 80 रुपीज़ पेड करता है। कितना पेड करता है, 80 रुपीज़। $1 के लिए 80 रुपीज़ पेड करता है। बट अगर डॉलर का दाम बढ़ जाए तो हमें बिल्कुल 90 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा या 85 करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा ना कि पहले हम सिर्फ $1 के लिए 80 पे करते थे, आज हमको 90 पे करना पड़ रहा है। मतलब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है कि हमारा, इसका मतलब ये होगा कि हमारा देश का जो करेंसी है वो ज़्यादा जाएगा विदेश, और हमारा देश का वैल्यू फिर क्या होगा, घट जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। इसको करेंसी डेप्रिसिएशन कह सकते हैं या होम करेंसी डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, या डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी कहिए। जब भी आपको $1 खरीदने के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट अगर आपको कम पे करना पड़ेगा, मतलब 70 रुपये पे करते हैं, 70 रुपीज़ $1 के लिए ही, तब आपको कम पे करना पड़ रहा है, मतलब आपके पास पैसा बचेगा, और इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। तो एक है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जब आप अमाउंट ज़्यादा पे करते हो इंडियन रुपीज़ का, और एक होता है आपका कम करोगे तो आपका एप्रिसिएशन कहलाएगा, और ज़्यादा करोगे तो क्या करेगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड हुए होंगे सब। चलिए देखते हैं इसके बारे में और भी डिस्कस करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ डिफरेंट दिया हुआ है, दोनों में साफ लिख दिया गया है कि डेप्रिसिएशन ऑफ होम डोमेस्टिक करेंसी, दैट मीन्स होम करेंसी, रिफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बिल्कुल, जब आप $1 के लिए सिर्फ $1 के लिए अगर आप ज़्यादा पे करोगे, 80 रुपीज़ से 90 रुपीज़ पे करोगे, है ना, तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू बिल्कुल डिक्रीज ही कर रहा है एज कम्पेयर विद द फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब होता है आपका देश का पैसा को छोड़कर सभी करेंसी, जैसे जापान का करेंसी, चाइना का करेंसी, या कोई भी देश का करेंसी जो है, सब फॉरेन करेंसी है। ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और ये बिल्कुल जो फॉरेन करेंसी में जो प्राइसेस बढ़ती है या घटती है डॉलर का, वो मार्केट फोर्स के कारण होता है, डिमांड एंड सप्लाई के कारण। वाइल द एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसका मतलब इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर 80 से अगर 90 जाता है तो आपका वैल्यू डेप्रिसिएट करेगा, आपका देश का वैल्यू, आप ज़्यादा पैसा पे करोगे $1 के लिए। पर अगर मान लो 80 से 70 हो गया, कम हो गया, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, एप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी ड्यू टू चेंज इन मार्केट फोर्सेस। ये भी जो कारण होगा, ये भी मार्केट फोर्सेस के कारण होता है, डिमांड एंड सप्लाई के कारण। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसके बीच में, ठीक है। पर आप डेफिनेटली याद रखिएगा, अगर हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो हमारा डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, बट अगर कम देना पड़ रहा है तो एप्रिसिएशन होगा। ड्यू टू द डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, पर यहाँ पे कहा गया है कि देखिएगा ज़रा ध्यान से, $1 के लिए मतलब अगर आप 80 से अगर 90 दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात कहा गया है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप $1 खरीदने के लिए 80 रुपये देते थे, आज 90 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होना, हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो हमें 90 रुपये पे करना पड़ेगा। बट अगर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब गुड्स को यहाँ से भेजते हैं, तो 90 रुपीज़ आएगा। इंपोर्ट करेंगे तो 90 रुपीज़ जाएगा, और एक्सपोर्ट करेंगे तो 90 रुपीज़ आएगा। तो एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा फायदा है, इंपोर्ट करने में फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि जब डेप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। फिर इंपोर्ट फॉल, अब बिल्कुल आप इंपोर्ट घटा देंगे, वाइल ड्यू टू द एप्रिसिएशन एक्सपोर्ट फॉल एंड इंपोर्ट इंक्रीज। तो आप ये सिचुएशन को समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज शोन बाय द इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। डेप्रिसिएशन आपको देखा जाएगा इन एक्सचेंज रेट की बढ़ोतरी पे। जैसे कि मान लीजिए $1 का दाम, आपका एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो गया, जैसे 80 से 90 हो गया, तो ये एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ज़्यादा होने पे आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा, और आपको कम होने पे क्या करेंगे, एप्रिसिएशन दिखेगा, ठीक है। तो बस यही है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज मीन बाय द करेंट अकाउंट सरप्लस। सो
चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि करेंट अकाउंट सरप्लस क्या है। करेंट अकाउंट सरप्लस रिफर्स टू द स्टेट वेयर द क्रेडिट साइड बैलेंस इज ग्रेटर देन डेबिट साइड बैलेंस। सुनिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी वही अकाउंट वाला भाषा यूज किया गया है। ये चैप्टर जो है बीओपी चैप्टर का है। बीओपी मतलब लास्ट चैप्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए अकाउंट में क्या होता है, जो डेबिट होता है उसके कारण वो घटता है, क्रेडिट होने के कारण क्या होता है, बढ़ता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि अगर सरप्लस है मतलब फ़ायदा है तो वो क्रेडिट साइड के कारण है, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है किसी डेबिट साइड से। तो जब भी क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा डेबिट साइड से तो हमको इनकम ही होने वाला है। बिल्कुल अकाउंट का ही रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे इसको। फिर अगला कहा गया है कि स्टेट एनी वन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ अ कंट्री। तो एक सोर्स बताना है कि कैसे जो है सप्लाई बढ़ता है किसका, फॉरेन करेंसी फॉर अ कंट्री, मतलब कि किसी भी कंट्री का जो सप्लाई है कैसे बढ़ रहा है, इसका एक कारण देना है। तो देखिए एक्सपोर्ट एक मेन कारण है। जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, जैसे मैं यूएसए भेज रहा हूँ तो यूएसए का जो करेंसी है जैसे कि यूएस डॉलर, वो भारत में ज़्यादा आएगा, मतलब सप्लाई उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल एक्सपोर्ट से सप्लाई क्या होता है, किसी भी देश का करेंसी, अब जहाँ जहाँ जिस जिस देश में एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ उस देश का पैसा आपका देश में आएगा और आपका एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस मोर अबाउट दिस सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।